नमस्कार, मैं डॉक्टर हरिओम, रिटायर्ड प्रिंसिपल साइंटिस्ट CCS HNSR। आज हम चर्चा करेंगे कि पर्याप्त जैविक कार्बन होने पर भी रासायनिक खेती में पूरी पैदावार क्यों नहीं मिल पाती। देखिए, जो हम रासायनिक खेती कर रहे हैं और जैविक खेती करते हैं, दोनों में ही ऐसे कारण हैं कि जैविक कार्बन एक सीमा से अधिक नहीं बढ़ पाता है और मिट्टी में पर्याप्त जैविक कार्बन की मात्रा नहीं बन पाती है। लेकिन जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है, जो पुनर्योजी कृषि है, इसमें जैविक कार्बन कुछ समय के बाद पर्याप्त मात्रा में आ जाता है, लेकिन पैदावार पूरी नहीं मिल पाती है। देखिए, जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है और नेचुरल फार्मिंग है, दोनों में ही लगभग सारी सस्य क्रियाएं समान हैं। फर्क इतना है कि जो रीजनरेटिव एग्रीकल्चर है उसमें खरपतवार नियंत्रण के लिए या कीट और बीमारियों के नियंत्रण के लिए रासायनिक इनपुट प्रयोग किए जाते हैं, जबकि प्राकृतिक खेती में इनका प्रयोग नहीं किया जाता है और इसमें प्राकृतिक इनपुट्स का ही प्रयोग किया जाता है इनके कंट्रोल के लिए। देखिए, जो जैविक कार्बन है ये दो तरह का होता है मिट्टी में, एक चंचल, दूसरा स्थिर, एक मोबाइल, दूसरा इमोबाइल। चंचल ऑर्गेनिक कार्बन वो होता है जो जमीन में ठहर नहीं पाता है और वातावरण में जाकर के ग्लोबल वार्मिंग करता है। जब हम खेत में ताजे पौधे के अवशेष मिलाते हैं, जैसे ढैंचा या मूंग उड़द को हरी खाद के रूप में मिलाते हैं या गोबर की खाद मिलाते हैं, और जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं मिट्टी के, इनके अंदर जो जैविक कार्बन होता है वो चंचल ऑर्गेनिक कार्बन होता है। जब ये पौधे सड़ने लगते हैं तो इनके अंदर जो कार्बन है वो मिट्टी में जब रिलीज होने लगता है या सूक्ष्म जीवाणु जब मरने लगते हैं तो वो कार्बन चंचल कार्बन होता है, और अगर वो ह्यूमस में कन्वर्ट नहीं हो पाता है तो वो वातावरण में चला जाता है। दूसरा स्थिर जैविक कार्बन, ये ह्यूमस के तौर पे मिट्टी में ठहरता है। जब हम मिट्टी में कोई भी ऑर्गेनिक मैटर मिलाते हैं, जैसे हरी खाद के रूप में या गोबर की खाद के रूप में या अवशेष के रूप में, तो ये जब गलने सड़ने लगते हैं तो जो इनका अंतिम प्रोडक्ट है, यानी कि पूरे गल सड़ जाते हैं, आगे इनकी टूटने की संभावना कम हो जाती है या नहीं रहती है, तो उसको ह्यूमस बोलते हैं। ह्यूमस की निर्मित होने से पहले जितना भी ऑर्गेनिक कार्बन है वो टूट सकता है, इसलिए ह्यूमस को ही स्थिर कार्बन के नाम में जाना जाता है। ह्यूमस के अंदर भी तीन कंपोनेंट होते हैं, एक फुल्विक एसिड होता है, दूसरा ह्यूमिक एसिड और तीसरा ह्यूमिन। इसमें जो फुल्विक एसिड होता है वो सबसे पहले टूटता है, वो पानी में घुल सकता है। दूसरा जो ह्यूमिक एसिड होता है ये पानी में नहीं घुलता, ये हाई पीएच पे जो अक्षार होते हैं, जो एल्कलीन होती है मिट्टी, उसमें डिजोल्व होता है। और जो ह्यूमिन होता है ये एसिड में घुल सकता है, एसिडिक सॉइल में घुल सकता है। तो इनमें जो फुल्विक एसिड है सबसे पहले टूटता है, वाटर सोल्यूबल है। उसके बाद ह्यूमिक एसिड टूटने लगता है। उसके बाद जो ह्यूमिन है ये बहुत लंबे टाइम तक मिट्टी में स्टेबल रहता है। और इस तरह से धीरे धीरे जब हम कहते हैं कि एक बार अगर हम गोबर खाद डाल देते हैं तो वो 2-3 साल तक काम करती रहती है, उसका यही कारण है कि इसमें हर तरह के कंपोनेंट हैं जो तुरंत पौधे को पोषक तत्व दे सकते हैं और धीरे धीरे भी दे सकते हैं और 2-3 साल तक भी बने रह सकते हैं और लंबे टाइम तक भी बने रह सकते हैं अगर हम मिट्टी को ज्यादा डिस्टर्ब ना करें तो। देखिए, जो मिट्टी है इसमें जो 3 चीजें होती हैं, ये एक तो सूक्ष्म जीवाणु, दूसरा हार्मोन और तीसरा एंजाइम। ये तीनों जमीन के अंदर या पौधों के अंदर जितनी भी क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करते हैं। इनको बेसिक तौर पे जो गवर्न करते हैं, कंट्रोल करते हैं, सूक्ष्म जीवाणु होते हैं। और ये जब हम खेत में रासायनिक इनपुट डाल देते हैं तो इनमें से अगर किसी भी स्टेज पर अगर इनका जो कार्य विधि है, इनकी जो वर्किंग है वो प्रभावित हो जाती है, तो इसमें जो जमीन के नेचुरल साइकिल है वो टूटने लगते हैं और जो पौधे की बढ़वार है वो भी टूट सकती है इसमें।
तो इसमें देखिए, जैसे एक उदाहरण के तौर पे, जैसे राइजोबियम होता है जो दाल की फसलों में जड़ों पे नाइट्रोजन फिक्स करता है, गांठें बनाता है, और जो वातावरण के नाइट्रोजन उसको फिक्स करता है। या अजोटोबैक्टर या एजोस्पिरिलम होता है जो मिट्टी में वातावरण की नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। देखिए, जब दाल की फसल में हम अगर बिजाई के टाइम पे थोड़ा बहुत उसको फूड या खाद के तौर पे देते हैं, क्योंकि मिट्टी में उपलब्धि कम होती है, उसके बाद उसमें दाल की फसल में हम नाइट्रोजन वाला खाद या यूरिया जैसे खाद का प्रयोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? कि ये राइजोबियम की एक्टिविटी को प्रभावित करता है। राइजोबियम को बैठे हुए भोजन उपलब्ध हो जाता है और इसकी जो एक्टिविटी है वो कम होने लग जाती है। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है, जो इसमें नाइट्रोजिनेज एंजाइम है जो नाइट्रोजन फिक्स करने में हेल्प करता है, उसकी एक्टिविटी घटने लगती है। तो इसमें देखिए, जब हम यूरिया डाल देते हैं तो इसी प्रकार अजोटोबैक्टर और एजोस्पिरिलम है। तो एजोस्पिरिलम का उदाहरण लेते हैं। एजोस्पिरिलम से दो हार्मोन रिलीज होते हैं। एक हार्मोन का नाम है इंडोल एसिटिक एसिड, दूसरा है एब्सिसिक एसिड। इंडोल एसिटिक एसिड एक ऐसा हार्मोन है जो पौधे की बढ़वार को बनाए रखता है, और पौधे के ऊपर कोई भी स्ट्रेस आता है, कोई भी किसी तरह का, जैसे बायोटिक या एबायोटिक, जैसे तापमान बढ़ जाता है या आपका पानी की कमी हो जाती है, इनमें पौधे की मदद करता है। तो इसमें किसी भी तरह का बायोटिक एबायोटिक स्ट्रेस आता है तो मदद करता है ये। तो जैसे एब्सिसिक एसिड है, एब्सिसिक एसिड जब मिट्टी में नमी की कमी होने लगती है तो ये पौधे के काम को सुचारू करने में आगे बढ़ाता रहता है। तो इस तरह से देखिए, जैसे बीज जमता है, सीड जर्मिनेट होता है, तो उसके लिए जिब्रेलिन हार्मोन की जरूरत होती है। ये जिब्रेलिन हार्मोन एक्टिव होता है, इसके बाद ये दो एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है जिनके नाम अमाइलेज और लिपेज हैं। ये दो एंजाइम जो एंडोस्पर्म है बीज का, उसमें जो भोजन रिजर्व रहता है, फूड रिजर्व रहता है, उनको तोड़ते हैं एंजाइम, और उनके टूटने से जो पोषक तत्व या ऊर्जा रिलीज होती है वो बीज को मिल पाती है और बीज का अंकुरण हो पाता है। तो इस तरह से हर स्टेज पे, अगर किसी भी स्टेज पे आपका सूक्ष्म जीवाणु की कार्यविधि पर प्रभावित हो जाती है या हार्मोन या एंजाइम की प्रभावित होती है, तो इससे सिस्टम में एक रुकावट आने लगती है। जैसे अब शरीर का उदाहरण लेते हैं। शरीर के अंदर अलग अलग अंग हैं, जैसे लीवर, किडनी, हार्ट या ब्रेन आदि। ये अलग अलग सिस्टम हैं। अब मान लो शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाती है या आयरन की कमी हो जाती है, तो एक पोषक तत्वों के या एक एंजाइम के प्रभावित होने से या एक इंसुलिन जैसे वो प्रभावित हो जाता है, जिससे शुगर बढ़ जाती है। तो एक भी कोई चीज अगर लिमिटेशन हो जाती है या अधिक मात्रा में हो जाती है तो सारे सिस्टम, जितने भी अंग हैं बॉडी के, सारे प्रभावित होने लग जाते हैं और हमारा हेल्थ उससे प्रभावित होने लग जाता है। तो एक जैसे यूरिया है, यूरिया को मिट्टी में डालते हैं। अगर मान लो प्रॉपर कंडीशन नहीं है, उदाहरण के तौर पे 2014 में मैं कैथल कृषि विज्ञान केंद्र में था। बारिशें खरीफ सीजन में हो जाती हैं, टाइम पे धान की रोपाई भी हो जाती है, लेकिन रोपाई होने के बाद एक लंबा सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट आ जाता है। उसमें हिसार यूनिवर्सिटी से, डायरेक्टरेट से एडवाइजरी जारी की जाती है कि कैथल जैसी जगह में या हरियाणा में जहां भी नमक ज्यादा मात्रा में विद्यमान है, वहां पर यूरिया सीधा फसलों में ना डाला जाए, बल्कि यूरिया का स्प्रे किया जाए। वो क्यों था कि जब हम यूरिया मिट्टी में डालते हैं तो यूरिएज एंजाइम उसको अमोनियम में बदलता है, तभी वो पौधे में प्रयोग हो पाता है। उसके आगे भी अमोनियम नाइट्राइट और नाइट्रेट में बदलता है। पहले यूरिएज एंजाइम, उसके बाद सूक्ष्म जीवाणु नाइट्रोसोमोनास, नाइट्रोबैक्टर। अगर किसी भी स्टेज पे कोई भी एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है या उसमें कमी पेशी आ जाती है तो उसमें आगे कन्वर्जन रुक जाता है और उसकी वजह से पौधे को नुकसान हो जाता है। जैसे यूरिया डालते हैं, अगर यूरिएज एंजाइम प्रभावित हो गया है तो उसमें अमोनिया बन जाती है, अमोनियम के स्थान पे, जो पौधे की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकती है। तो मिट्टी में देखिए, अब अलग अलग तरह के बायो जियो केमिकल साइकिल चलते हैं। ये क्या होते हैं
कि जैसे पौधे को 17 पोषक तत्वों की जरूरत होती है, इन सभी के अपने साइकिल होते हैं। तो इस साइकिल में क्या होता है कि अगर मान लो कहीं पर एक साइकिल टूट जाता है या एक साइकिल को निर्मित करने वाला कोई एंजाइम या हार्मोन प्रभावित हो जाता है, तो जैसे शरीर में सारा सिस्टम प्रभावित हो जाता है, तो ये भी प्रभावित होते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे मान लो 17 पोषक तत्वों की जरूरत है, उसमें एक तत्व जिंक की कमी आ जाती है या आयरन की कमी आ जाती है, तो पौधे की जो बढ़वार प्रभावित होने लगती है। और जब तक हम जिंक या आयरन प्रोवाइड नहीं करेंगे पौधे को, तो जो दूसरे पोषक तत्व हैं उनका भी लाभ मिलना पौधे को बंद हो जाएगा और उससे नुकसान होने की संभावना हो जाएगी। तो ये जैसे बायोजियोकेमिकल साइकिल है, तो इसमें मिट्टी, जियो, बायो में क्या होता है सूक्ष्म जीवाणु और पौधे, केमिकल में क्या होता है इसमें आपके हार्मोन आगे, एंजाइम आगे, दूसरे पोषक तत्व आगे। तो इनका एक साइकिल होता है, जो पूरा साइकिल जब चलता है तो ये सूक्ष्म जीवाणु चाहे हम बाहर से डाल रहे हैं, चाहे मिट्टी में विराजमान है, चाहे हुमस के तौर पर विराजमान है, तो उनको सुचारू रूप से एक तरह से ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं और ट्रांसफर भी करते हैं पौधे की जड़ों तक, और उस साइकिल को मेंटेन करते हैं। और उस साइकिल के मेंटेन होने में किसी भी स्थान पर किसी भी एक केमिकल या एंजाइम या एक माइक्रो प्रभावित हो जाता है, तो पौधे की और मिट्टी की सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो प्रभावित होने लग जाती हैं। चाहे उसमें भोजन बनने की आपकी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया है, चाहे रेस्पिरेशन की प्रक्रिया है, या कोई भी मेटाबॉलिक या एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक जो आपकी जो प्रक्रिया है प्रभावित होने लग जाती है। लेकिन जो प्राकृतिक खेती होती है उसमें ये सारा सिस्टम नेचुरल तरीके से चलता है। लेकिन रासायनिक खेती में और जैविक खेती में चाहे हम बाहर से कुछ भी डाल रहे हैं, यहाँ तक कि जैविक खेती में भी जब हम ज्यादा मात्रा में गोबर की खाद या केंचुए की खाद डालने लगते हैं, तो वो भी मिट्टी में अगर उनकी जरूरत नहीं है तो वो भी मिट्टी के प्रक्रियाओं को या इन तीनों जो माइक्रोब्स हैं, एंजाइम है, हार्मोन है, इनकी अगर किसी भी स्टेज में प्रभावित हो जाती है इनकी एक्टिविटी, तो इसका पूरे सिस्टम के ऊपर असर पड़ता है। इसलिए रासायनिक खेती में पर्याप्त ऑर्गेनिक कार्बन होने के बावजूद भी ये देखा गया है कि पूरी फसल पैदावार नहीं मिल पाती है, जबकि प्राकृतिक खेती में जब मिट्टी का ऑर्गेनिक कार्बन रिच कैटेगरी में आ जाता है, 0.75% से ऊपर आ जाता है, तो उसमें हमें पूरी पैदावार मिलने लग जाती है। धन्यवाद।